जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। अब आपको रेगुलरली वीडियो मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर आज की इस वीडियो पे आपको हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आप इनको तैयार जरूर कर लें तभी परीक्षा देने जाएँ। तो ये कक्षा 10 वालों के लिए हैं। जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज खंड जो आपका 2 है, यानी भाग 2 है। भूमंडलीकृत विश्व का बनना ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर आप 3 बोल लीजिए, जो आप जो कहिए, ठीक है। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो क्या आप बता सकते हैं मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 जनवरी, 10 अगस्त, 10 दिसंबर और 10 जुलाई। तो मैं आपको बता दूं कि ये मनाया जाता है 10 दिसंबर, यानी मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई? ये क्वेश्चन मैं कम्युनिटी टाइप पे पूछा था जब ये चैप्टर नहीं पढ़ाया था, तो बहुत सारे लोगों ने गलत उत्तर दिया था। उन्होंने दिया था न्यूयॉर्क, जो कि बिल्कुल गलत उत्तर है। इसका सही उत्तर है जिनेवा। ठीक है, कहाँ पर हुआ? जिनेवा पर। तो देख सकते हैं कितने लोगों ने गलत उत्तर दिया, आप अपना चेक कर सकते हो। मैंने कम्युनिटी टाइप में पूछा था, मैं हमेशा कम्युनिटी टाइप पे क्वेश्चन पूछता रहता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल घंटी दबा लो अभी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कहां पर की गई या कब की गई? सॉरी, ये तो हो गया यहाँ पर। ये अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है 1 नंबर का, ऐसे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो देख सकते हैं बहुविकल्पी से ही आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो मतलब सब कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, इसलिए हर चीज आपको तैयार करनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है कहां पर कब की गई? तो क्या आप बता सकते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर का 1995 को। ठीक है, ये सभी गलत हैं, आप देख लेना। 1997, 1999, 2000, ये सब गलत। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की थी? या आप पूछें तो क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज करने निकलना था, लेकिन वो गलती से पहुंच गया अमेरिका। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ ले कि क्रिस्टोफर कोलंबस सबसे पहला कदम भूल कर कहाँ पर रखा या कुछ भी, तो आप अमेरिका ही लगाएंगे। तो कहाँ पर? अमेरिका। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है, विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, क्या आप बता सकते हैं? विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध, सॉरी विश्व युद्ध नहीं, प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि 2 विश्व युद्ध हुए थे, आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम। तो ये है आपका 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। ठीक है, तो आप इसका देख लेना। और द्वितीय विश्व युद्ध जो आपका शुरू हुआ था वो कमेंट बॉक्स में बताइए कब शुरू हुआ था। अभी करिए, 2:57 है, अभी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला यहाँ पर आ जाता है कि विनिमय दर क्या है, इसके प्रकार लिखो। तो विनिमय दर क्या है बता सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन है मैं रटवाता बिल्कुल नहीं हूं, आप समझ सकते हो। हमेशा समझा कर बताता हूं ये जितने क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो विनिमय दर क्या है, इसके प्रकार लिखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके समझ के लिए भी जरूरी है। ठीक है, कुछ भी आप व्यापार करेंगे तो आपके काम आएगा कि भाई विनिमय दर क्या है। कोई पूछ लिया, बोलेगा कि विनिमय दर उसकी घट गई या बढ़ गई, विनिमय दर ये हो गई, तो कैसे समझोगे जब पता ही नहीं रहेगा? तो इसलिए ये आपका ज्ञान का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को शामिल किया है कि विनिमय दर क्या होता है। 2 अलग मुद्राओं की सापेक्ष कीमत होती है, अर्थात एक मुद्रा के पदों में दूसरी मुद्रा की तुलना या उसके मूल्य की माप। अब देखिए, इसी को क्या कहते हैं? विनिमय दर। मैं आपको समझा दूं, जैसे डॉलर और रुपया ले लीजिए, या जब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई वो सऊदी अरब गया है, सऊदी अरब में 1 रुपये का 17 रुपये बनता है, जानते हो कि नहीं? अपने देश का भी कई देशों पर बनता है। ठीक है, मतलब 1 रुपये का बहुत सारा रुपया बन जाता है दूसरे देशों में। वहाँ पर रुपया नहीं चलता होगा, उसका नाम दूसरा रहता है, हर मुद्रा का नाम। ठीक है, जैसे अमेरिकन मुद्रा का नाम डॉलर है, इसी तरह हमारे इंडियन का नाम हमारा जो है वो रुपया है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि इंडिया में जो है, इंडिया का जो 70 या 72 मतलब घटता बढ़ता रहता है। अभी आपको इसको बताते हैं क्यों। क्योंकि विनिमय दर 2 प्रकार का होता है, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर। इसका मतलब क्या है कि जब डॉलर अभी 70 का लीजिए कि हमारा हमारा 70 रुपये 1 डॉलर के बराबर होता है, अमेरिकन डॉलर, आप समझते हैं ना? तो इसीलिए होता है वो, उसी को बोलते हैं विनिमय दर। एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के या दूसरी कंट्री की मुद्रा से तुलना करना, एक देश की मुद्रा की दूसरी कंट्री, जैसे रुपया का डॉलर से तुलना करना। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं।
आगे आपका आ जाता है विनिमय दर, ये समझ गए। विनिमय दर कितने प्रकार की होती है ये पूछ सकता है, तो विनिमय दर 2 प्रकार की होती है, आप समझ सकते हैं, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर। आराम से समझ जाओगे स्थिर विनिमय दर क्या है। ऐसी विनिमय दर जिसमें दो मुद्राओं का क्या आपसी कनेक्शन जो है बराबर होता है, मतलब निर्धारित कर लिया जाता है, उसमें सरकार हस्तक्षेप करती है, ठीक है, सरकार द्वारा नियंत्रित कर दिया जाता है कि भाई हमारा जो 70 रुपये है वो $1 के बराबर होगा। अगर हमको कुछ $1 का तुम्हारे देश में सामान लेना पड़ेगा तो हम 70 रुपये देंगे, ठीक है, इस तरीके से निर्धारित कर दिया जाता है। वही आपका हो जाता है स्थिर विनिमय दर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। परिवर्तनशील विनिमय दर का मतलब अभी जो डॉलर का रेट आप समझ रहे हैं घटता बढ़ता रहता है, कभी 74 में हो जाता है, कभी 72 में, कभी 73 में, कभी 70 में, ऐसे होता रहता है। मतलब परिवर्तनशील यानी चेंजेबल हो जाता है, चेंज होता रहता है, ठीक है, परिवर्तन होता रहता है। तो ये आपका हो जाता है विनिमय दर। आगे बढ़ जाते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे आपका द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, ये थोड़ा रटने वाला क्वेश्चन जरूर है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसलिए शामिल कर लिया, वरना आप बोलोगे कि आ जाएगा और बोलोगे कि भैया क्वेश्चन तो आए नहीं, फिर क्या करेंगे, इसलिए शामिल किए। तो देख सकते हो ये द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक चला, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। बहुविकल्पी टाइप में भी आ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, ईस्वी दे देगा 1946 1945 ऐसे, तो ये आ सकता है बहुविकल्पी टाइप में, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे विश्व की आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप बता सकते हैं विश्व की आर्थिक मंदी पर भारत का क्या प्रभाव पड़ा। जब विश्व में मंदी छा गई, ठीक है, सभी देशों मतलब उखड़ने लगे, सभी देशों की अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी, सभी देश गरीबी, कोई देश भाई फायदा हो रहा है तो कोई देश का नुकसान हो रहा है, होगा भी, है ना। तो यही है आपका मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये यहाँ पर आपको बताना है। विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा ये भी मतलब पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप थोड़ा पढ़ लेना बुक में, ठीक है। मैं आपको बुक पेज नंबर बता देता हूँ, तो आप अपना पेज नंबर खोल लेना, पेज नंबर 71, ठीक है, और 72 और 73, इसमें आप इन तीनों को पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो इनको आप ज़रूर पढ़ लेना, 1 से 2 बार पढ़ लेना, और इनको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है, विश्व की आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। विश्व की आर्थिक मंदी आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये आपका विश्व भारत एवं समकालीन विश्व जो भाग 2 है उसमें आप देखना, ठीक है, इतिहास समझ लो, उसमें देखना मिल जाएगा। ये पेज नंबर चेक कर लेना, 4 बुक क्योंकि लग रही हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, विश्व की आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको पढ़ लेना, मैं समझा दे रहा हूँ। विश्व की आर्थिक मंदी ने भारत की अर्थव्यवस्था, समाज एवं देश के आयात निर्यात पर गहरा प्रभाव डाला था। तो ये यहाँ पर मैंने अपने से लिखा है, ठीक है। तो मतलब राजनीति पर भी प्रभाव डाला, हर जगह भाई प्रभाव डालता है, रोजगार कम हो जाते हैं या, ठीक है, तो ये सभी पर प्रभाव डालते हैं, पलायन होने लगता है, मजदूरी कम हो जाती है, जैसे अभी रोजगार कम है, इसी तरीके से हर जगह होता रहता है, जनसंख्या, ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो एक चीज़ समझ जाओगे दूसरी चीज़ समझ पाओगे, लेकिन अगर एक चीज़ नहीं समझोगे तो दूसरी चीज़ फिर समझना मुमकिन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर विश्व की आर्थिक मंदी ने भारत की अर्थव्यवस्था, समाज एवं देश के आयात निर्यात पर गहरा प्रभाव डाला, या देश के सामानों के आयात निर्यात पर गहरा प्रभाव डाला, ये आप लिख देना। आगे देखिए, भारत में गेहूं की कीमत 50% से क्या हुई, गिर गई। पहला मैंने 2 टॉपिक लिखे हैं। देखिए अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आप थोड़ा पॉइंट वाइज अगर लिखेंगे तो नंबर ज़्यादा मिलते हैं, मैं ये देखा हूँ, ठीक है। पॉइंट वाइज आप थोड़ा नंबर लिखा करिए, क्वेश्चन आंसर लिखा करिए। तो भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई, किसान एवं काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ एवं ये अधिक कर्ज में डूबते चले गए। इसका अब यहाँ पर अपने से भी आप लिख सकते हैं, भाई मंदी होगी तो क्या होगा, अभी क्या होगा आप समझिए बस। मंदी हो जाएगी तो भाई रोज़गार कम हो जाएंगे, लोग अपनी जीविका के लिए मतलब थोड़ा परेशान हो जाएंगे, है ना, यही सब हो जाता है ना। लोगों के पास थोड़ा पैसा कम हो जाएगा और लोग थोड़ा कम खर्च करेंगे, जिससे देश पर भी असर पड़ेगा, देश की इकोनॉमी भी कम हो जाएगी। इकोनॉमी का मतलब है हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारे देश के जो आर्थिक आप कह लीजिए पैसा होता है, अर्थव्यवस्था में लगता है वो, ठीक है, इकोनॉमी उसको बोला जाता है। तो ये आपका हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने समझा दिया। आप अपने से कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर मैं देखूंगा, ठीक है। तो मतलब थोड़ा लिखने, अपने से समझने की कोशिश किया करिए, अपने से लिखने की कोशिश कीजिए, डरिए मत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा आयात शुल्क से क्या समझते हैं, ये है हमारा टॉपिक। तो किसी दूसरे देश से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहलाता है।
यह शुल्क उस सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर लगाया जाता है जहां से वह वस्तु आती है। ये तो आसान सा टॉपिक है, समझ गए होंगे। बस आयात शुल्क याद रखना, आने वाला सामान पर लगने वाला शुल्क। जैसे आप बोलते हो ना भाई, जो आयात शुल्क होता है, जैसे चीन हमारे देश में कोई सामान बेचेगा तो उसमें टैक्स लगाया जाता है ना, तो वही टैक्स को बोला जाता है, टैक्स ही शुल्क कहलाता है, तो उसी कर को बोला जाता है आयात शुल्क। ठीक है, मतलब सामान पर आने वाला टैक्स। भाई WTO जो होता है हमारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन, वो कहता है कि आप किसी भी देश को अपने देश में व्यापार करने से रोक नहीं सकते। तो सरकारों के पास एक ये हो जाता है कि किसी भी देश को अगर रोकना चाहती हैं तो वो ये तो कर सकती है ना कि अपने देश में आने वाले सामान को कितना टैक्स लगाना सरकार निर्धारित करती है। तो अगर रोकना है तो टैक्स बढ़ा दो, इसलिए सी बात है, वो देश यहाँ बेचना बंद कर देगा। भाई टैक्स बढ़ जाएगा, उसकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा, लोग खरीदेंगे ही नहीं। बस तो यही एक सरकार के लिए राहत ही हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा आगे आ जाता है भूमंडलीकरण, यानी वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ये हमारा आ जाता है टॉपिक, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो बता सकते हैं क्या भूमंडलीकरण क्या है। भूमंडलीकरण का मतलब है भाई विश्व का बनना, एक प्रकार से भूमंडलीकरण का मतलब है विश्व कैसे बना, एक दूसरे से। भाई विश्व कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं, जुड़ा हुआ है। जैसे अमेरिका में कोई झगड़ा हुआ तो भाई हम भी बोलते हैं कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं, अपने ये वातावरण को चौपट कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण। अभी देखते हैं कैसे। देखिए, विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से विभिन्न माध्यमों से आर्थिक रूप से जुड़ा होना, बस इतना ही है। ठीक है, अगर आपसे 1-2 नंबर का पूछे, अगर आपसे बड़ा पूछे तो बड़ा लिखना, नंबर के हिसाब से आपको उत्तर देना पड़ता है। तो अपने से बनाकर भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतिहास में यही खासियत होती है, कितना याद करोगे आप ही बोलो। इतिहास में यही तो आपको परीक्षा दी जाती है ना कि आप कैसे बना सकते हो क्वेश्चन को, रटते रहोगे। इसीलिए इतिहास जो आपकी है उसको आपको समझना ही पड़ेगा और अपने से बनाने की क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी, डर खत्म करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ। तो विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से विभिन्न माध्यमों से आर्थिक रूप से जुड़ा होना, अर्थात अपनी और विश्व की अर्थव्यवस्था के मध्य सामंजस्य स्थापित करना ही भूमंडलीकरण कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है, विश्व है, व्यापार हो गया या रोजगार देना। हमारे देश के जैसे मजदूर हैं, दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं, अमेरिका जाते हैं, है ना। जब W1N वीज़ा कौन सा था वो नष्ट, अभी अमेरिका ख़त्म कर दिया था। कोरोना के कारण बहुत सारे लोग आ गए, स्टूडेंट हैं जो कि विदेश पढ़ने जाते हैं। तो ये क्या है, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण ही तो है। मतलब दूसरा देश इजाज़त दे देता है कि हाँ आपका स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ सकता है, आपका यहाँ का। तो यही सब आपका इंटरकनेक्टेड हो जाता है। तो विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से विभिन्न माध्यमों से आर्थिक रूप से जुड़ा होना, मतलब क्या है, आपस में कनेक्टेड होना, बस इतना समझिए। एक देश दूसरे देश से कनेक्ट होता है। भाई मेरे पास आलू नहीं है, तुम्हारे देश में प्याज हो रही है, तुम मुझको प्याज दे दो, मैं तुमको आलू दे दूंगा। इस तरीके से हो जाता है। मेरे देश में आलू है, तुम्हारे देश में प्याज है, ठीक है, मैं तुमको आलू दे देता हूँ, तुम मुझको प्याज दे दो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाता है। आगे देखिए, थोड़ा पढ़ते हैं आगे। इसके अंतर्गत क्या होता है, विश्व के विभिन्न देश आपस में अपने व्यापार, काम और पारस्परिक ज़रूरतों के लिए एक दूसरे से बंध जाते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण यही है, मैंने आपको बता दिया। बस इतना समझिए, एक सामान मेरे देश में हो रहा है, एक सामान दूसरे देश में हो रहा है, तो वो सामान मैं एक्सचेंज कर लूँगा, वही आपका हो जाता है, विनिमय एक प्रकार से कर लूँगा पैसों के द्वारा। तो ये आपका हो जाता है भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आए तो आप बनाकर लिख सकते हो यार, अपने से, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रटो। ठीक है, अपने से बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर। आप थोड़ा आंसर लिखा करिए कमेंट बॉक्स में, हिंदी में या अंग्रेजी में, ताकि क्या होगा कि मैं देखूंगा भी और आप अगर लिखेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आप इतना किया करिए। आगे बढ़ते हैं। उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद क्या है, वह ढंग जिसके द्वारा कोई शक्तिशाली देश कम शक्तिशाली या कमज़ोर देश को, ठीक है, क्या करता है, हर उचित या अनुचित तरीके से अपने अधीन लाने का प्रयत्न करते हैं और शासन करते हैं, उपनिवेशवाद कहलाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, भारत में उपनिवेशवाद का क्या तात्पर्य है या उपनिवेशवाद का क्या तात्पर्य है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, सेम लिखना है। भारत में उपनिवेशवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इस पर आप लिख देना। फिर बस लिख डालना है कि गांधी जी ने इतना आंदोलन चलाया, इतने में उपनिवेशवाद, अंग्रेजों ने ऐसे किया, सब यार कहानी लिख डालना है, दिक्कत क्या है तुमको। ठीक है, तो ये आपको हो जाता है उपनिवेशवाद। मतलब एक बात समझिए, बस एक देश कमज़ोर है, एक देश शक्तिशाली है, तो जो शक्तिशाली देश है वो कमज़ोर देश पर शासन करने का सोचेगा कि भाई मैं, मतलब सरकार उसकी हो जाएगी, वो लोगों पर शासन करेगा, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे मैंने क्वेश्चन बनाए, इनको आपको मतलब कमेंट बॉक्स में बताना है या तो इनको बनाना है ये, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए वैश्वीकरण के प्रभावों का वर्णन कीजिए, इसी से इंटरकनेक्टेड है। जैसे अगर आपसे यहाँ पर पूछ लें, ठीक है, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभाव एवं कारण लिखिए, ये सब, या इसके मतलब अभी देखिए वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक लिखिए। तो ये सब क्या है क्वेश्चन बड़े अगर आएंगे, बड़े समझ रहे हो ना कि 7 नंबर का जो आता है, ठीक है, जो मतलब बड़े क्वेश्चन है, बड़े 4 नंबर के, तो ये तीनों क्वेश्चन एक में ही शामिल कर देगा कि भाई भूमंडलीकरण वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण के प्रभावों का वर्णन कीजिए और वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक भी लिखिए। तो इतना बड़ा क्वेश्चन दे देगा, उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो बस छोटे छोटे याद कर लेंगे तो आपस में इंटरकनेक्ट करके आप लिख देंगे आंसर, है ना। आगे महामंदी क्या है, महामंदी क्या है, महामंदी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी है, मैं VVIMP रखूँगा इसको, ये ठीक है। और महामंदी से क्या आशय है, क्या कारण एवं प्रभाव लिखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVV, ये तो VVV है इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब इसको आपको याद करके ही जाना है, क्योंकि अगर मैं आपको कुछ भी चीज़ में दिखाऊं, ये पिछले साल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको तैयार करके जरूर जाना है। इसके लिए आप महामंदी पढ़ सकते हैं पेज नंबर 71 से 72 और 73 तक, जिससे मतलब आप समझ जाएंगे अपनी बुक में, ठीक है, NCERT की जो ऑफिशियल बुक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, और बीच बीच में वीडियो कट हुआ होगा क्योंकि मेरा मोबाइल साथ नहीं दे रहा है, गर्म पड़ जाता है, ये इसमें हीटिंग प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ैन की आवाज़ आ रही हो तो माफ़ करना थोड़ा खिरखिर की, क्योंकि मैं फ़ैन चलाया हूँ ताकि मोबाइल ठंडा हो सके, और इसीलिए मतलब मोबाइल काम कर रहा है, वरना काम करना बंद कर दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।